हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षा में। तो विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ आपकी कक्षा 11 का विषय लेकर। कक्षा 11 में हम चैप्टर 5 को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर की पहली वीडियो में हमने पढ़ा कि विदेशी व्यापार क्या है, विदेशी व्यापार का महत्व एक अर्थव्यवस्था में क्या होता है और जो भारत का विदेशी व्यापार है उसकी क्या क्या विशेषता है। आज की वीडियो के अंदर हम भारत का जो विदेशी व्यापार है उसके अंतर्गत भारत के मुख्य आयात कौन कौन से हैं, निर्यात कौन कौन से हैं और भुगतान शेष के बारे में पढ़ेंगे। तो जहाँ तक भारत के आयातों की बात है, भारत के प्रमुख आयात कौन कौन से हैं, ये कुछ चीजें हैं जिनका हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, जिन्हें हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। जैसे सबसे पहली चीज है मशीनरी, लोहा या इस्पात, पेट्रोल, तेल। इन चीजों की पेट्रोल और तेल भारत के अंदर बिल्कुल भी नहीं है और इसके लिए भारत को पूर्णतः विदेशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। मशीनों का भी बहुत अधिक मात्रा में भारत क्योंकि एक विकासशील देश है, एक औद्योगिक देश है, तो इसलिए इसको बहुत सारी मशीनों का आयात करना पड़ता है। तो ये चीजें ये विदेशों से मंगवाता है। यातायात के साधन, खाद, अनाज उत्पाद यानी कि जैसे गेहूं और चावल भारत के अंदर होता है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे अनाज के उत्पाद हैं जिनको भारत दूसरे देशों से मंगवाता है। काजू का भारत के अंदर बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन होता है, बहुत सारी काजू भारत को दूसरे देशों से ही मंगवाने पड़ते हैं। कागज, रसायन, हीरे जवाहरात और प्लास्टिक का सामान, ये सारी चीजें भारत के आयातों के अंतर्गत आती है। तो विद्यार्थियों, आपको इन आयात जो सामग्री है, हमारी जो आयात की वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, इनमें से आपको कुछ वस्तुओं के नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा जो हमारे निर्यात है, मुख्य निर्यात जो हम दूसरे देशों में बेचते हैं, वो कौन कौन से हैं? पटसन का सामान। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि अधिकतर जो हमारी प्राथमिक वस्तुएं हैं हम उन्हीं का निर्यात करते हैं। तो पटसन कृषि से होने वाला कृषि उत्पाद है, तो पटसन का सामान या जूट का सामान। चाय के अंदर भारत का लगभग दूसरा स्थान है। चाय भारत के अंदर असम में बहुत अच्छी अधिक मात्रा में होती है। सिलाई कपड़े, मसाले, ये भी हमारा कृषि उत्पाद है। मसाले, चमड़े का सामान, चावल, तंबाकू, कॉफी और जवाहरात और हस्तकला यानी कि हाथ से बनी हुई चीज। इन चीजों का भारत क्या करता है? निर्यात करता है, दूसरे देशों में बेचता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे जवाहरात हो गया और ये जैसे काजू है, ये चीजें हमारे आयातों में भी हैं और हमारे निर्यातों में भी हैं। तो इनके लिए क्या है कि ये चीजें जो भारत आयात करता है तो उस समय ये रॉ मटेरियल के रूप में होती हैं, कच्चे माल के रूप में होती हैं। जैसे हीरे जवाहरात भारत को और अधिक जड़ाऊ करके या इनकी और अधिक कुछ चीजें बना के इसके अंदर कुछ और मरम्मत शरम्मत करके इसको और कुछ इसकी फिनिशिंग करके तब भारत इसको बेचता है। रॉ मटेरियल के रूप में भारत इसका आयात करता है और तैयार माल के तौर पर भारत फिर इसको बेचता है। तो ये भारत के कुछ प्रमुख आयात और कुछ प्रमुख निर्यात हैं जिनके आपको नाम याद रखने हैं। किन किन वस्तुओं का भारत निर्यात करता है, बेचता है और किन किन वस्तुओं का भारत आयात करता है यानी कि खरीदता है। अब बात करते हैं हम भुगतान शेष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भुगतान शेष या बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो भुगतान शेष क्या होता है? भुगतान शेष की जहां तक परिभाषा की बात है तो समस्त आर्थिक लेन देन, हम कह सकते हैं कि समस्त आर्थिक लेन देन, समस्त के अंतर्गत हमारे सभी प्रकार के लेन देन आ जाते हैं, सभी प्रकार के लेनदारियां भी और सभी प्रकार की देनदारियां भी। तो भुगतान शेष सभी प्रकार के में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से कि जिसके अंदर हमारी दृश्यगत और अदृश्यगत, दृश्य और अदृश्य, दृश्यगत जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं भौतिक रूप से, जिनको हम वस्तुएं भी कहते हैं, और अदृश्य मदे हमारी कौन सी होती है? जिनको हम देख नहीं सकते, केवल जिन्हें हम महसूस करते हैं यानी कि हमारी सेवाएं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप इसे सिर्फ सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये अदृश्य मद है हमारी। तो भुगतान शेष के अंतर्गत सभी प्रकार के लेन देन, वो सभी प्रकार के लेन देन जिनको हम खरीदते हैं या जिनको हम बेचते हैं, तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन आते हैं। अगर हम बात करें भुगतान शेष की तो हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, एक को कहेंगे हम चालू खाता और दूसरे को कहेंगे हम पूंजी खाता। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट भुगतान शेष होता क्या है? सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन का विवरण होता है, लेखा जोखा होता है। हमने सभी प्रकार के
आयात कितने किए और सभी प्रकार के निर्यात कितने किए, उनका ब्यौरा वो हमारा भुगतान शेष होता है। इससे पहले हमने व्यापार शेष भी पढ़ा था। तो व्यापार शेष भुगतान शेष का केवल एक अंश होता है, केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है। अगर हम चालू खाते की बात करें तो चालू खाता एक तरह से हमारा व्यापार शेष होता है। अभी मैंने बताया कि भुगतान शेष के अंतर्गत दो प्रकार के खाते आते हैं, एक चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता। चालू खाते के अंतर्गत हम सिर्फ दृश्यगत वस्तुओं और सेवाओं को, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं को लेंगे। तो चालू खाता एक प्रकार से हमारा व्यापार शेष है, जबकि जो पूंजी खाता होता है उसमें हमारे पूंजीगत अंतरण आते हैं, पूंजीगत लेन देन जितने भी होंगे वो इसके अंतर्गत हमारे आएंगे। तो भुगतान शेष का एक छोटा सा हिस्सा है व्यापार शेष। आगे जो हमारा भुगतान शेष है, ये जिसके अंतर्गत हमारे समस्त आर्थिक लेन देन आते हैं, तो ये अगर हम बात करें पिछले काफी समय की, तो लगातार हमारा ये प्रतिकूल चलता आ रहा है। अब प्रतिकूल क्या होता है? जब हमारी लेनदारियां ज्यादा हो, हमने खरीदा ज्यादा है, आयात हमने अधिक की है और निर्यात हमने कम की है, तो ऐसी स्थिति में हमारा भुगतान शेष प्रतिकूल कहलाएगा, क्योंकि हमने खरीदा ज्यादा है। जब हम बेचते हैं, निर्यात करते हैं, तो हमारी आय बढ़ती है। तो अगर हमारे निर्यात अधिक होंगे, भुगतान शेष के समस्त देनदारियां हमारी, हमने बेचा ज्यादा है, वो हमारी ज्यादा है, तो फिर उससे क्या होगा? हमारा भुगतान शेष अनुकूल होगा। लेकिन अगर हम भारत के भुगतान शेष की बात करें तो भारतीय भुगतान शेष काफी लंबे समय से प्रतिकूल ही रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी आयातों की संख्या हमारे निर्यातों की संख्या में काफी अधिक रहती है। इसके क्या कारण है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि भुगतान शेष लगातार प्रतिकूल रहता है, हमारा क्या कारण है? तो इसका सबसे पहला कारण है मशीनों का आयात। भारत एक विकासशील देश है। जब से भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की है, उसके बाद से ही उद्योगों का विकास भारत के अंदर होता रहा है और उस उद्योगों के विकास के लिए भारत को बहुत अधिक मात्रा में मशीनों के खरीदने की आवश्यकता है। तो भारत काफी अधिक मात्रा में मशीनों का आयात करता है। जब आयात अधिक होंगे तो हमारा भुगतान शेष कैसा होगा? प्रतिकूल होगा। दूसरा कारण युद्ध सामग्री का आयात। जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति की, तो आप सभी को पता है पाकिस्तान और चाइना हमारे जो दो पड़ोसी देश हैं, उन देशों के साथ हमारे युद्ध होते रहते हैं। तो युद्ध सामग्री का, युद्ध के अंदर इस्तेमाल होने वाले युद्ध जो हमारे हवाई जहाज वगैरह होते हैं, जो लड़ाकू विमान होते हैं, तो उस तरह की चीजों को हमें बहुत अधिक मात्रा में आयात करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो इस वजह से भी हमारा भुगतान शेष कैसा होता है? प्रतिकूल। तीसरा कारण है उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मांग। उपभोक्ता वस्तु आप सभी को पता है भारत जनसंख्या के तौर पर दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो इस प्रकार से भारत के अंदर मांग भी सबसे ज्यादा है। तो भारत के अंदर उपभोक्ता वस्तुएं जिनका हम प्रयोग करते हैं, उनकी मांग भी बहुत अधिक है और उनमें से बहुत कुछ वस्तुओं का हम निर्यात करते हैं, आयात करते हैं। तो आयातों के बढ़ने के कारण ही हमारा भुगतान शेष फिर कैसा होता है? प्रतिकूल होता है। इसके अलावा विदेशी प्रतियोगिता। जब हम विदेशों से व्यापार करते हैं तो दूसरे देश भी उन्हीं वस्तुओं का व्यापार करते हैं। क्वालिटी का कंपैरिजन होता है, किस देश की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बेटर है। तो कंपटीशन बढ़ जाने के कारण हम जिन वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, उन वस्तुओं में हमारे कंपटीटर बहुत अधिक है, हमारे प्रतियोगी हैं। तो अगर दूसरों की वस्तुएं अधिक अच्छी होंगी तो हमारी वस्तुएं कम खरीदेंगे लोग, तो इस वजह से हमारे निर्यात क्या हो जाते हैं? कम। तो विदेशी प्रतियोगिता के कारण हमारे निर्यातों में कमी आई है और निर्यातों में कमी आई है और आयातों में वृद्धि हुई है। तो इस वजह से क्या है? हमारा भुगतान शेष प्रतिकूल रहता है। नेक्स्ट कारण पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि। तो इसके लिए मैंने बताया था कि पेट्रोल भारत के अंदर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। पेट्रोल के लिए भारत को पूर्णतः दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है। और आप देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, कभी इनमें कमी नहीं आई है। तो पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि होने के कारण हमारे आयातों के मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है और जब आयात बढ़ेंगे तो हमारा भुगतान शेष कैसा रहेगा? प्रतिकूल रहेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा विदेशी ऋणों पर ब्याज का भुगतान। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा। हम अपने भुगतान शेष जो हमारा प्रतिकूल होता है उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम विदेशों से ऋण लेते हैं, दूसरे देशों से उधार लेते हैं। जब हम किसी से उधार लेते हैं तो उसके ऊपर हमें ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। तो उस ब्याज के भुगतान के लिए भी हम बहुत बार दूसरे देशों से और ऋण लेते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था की ये दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर विदेशी ऋणों पर ब्याज का भुगतान लेने के लिए भारत बहुत अधिक उधार लेता है। तो इस वजह से भी हमारा भुगतान शेष कैसा रहता है? प्रतिकूल रहता है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ कारण थे हमारे भुगतान शेष के प्रतिकूल होने के। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर एक बार में सुनने से समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं, जरूर आपकी समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। इस विषय की हम एक वीडियो और बनाएंगे और उसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।